Hello everyone. So we are back with Business Studies Class 12th Rapid Revision. So previously we have discussed about chapter number 9 that is Financial Management. हमने उसका basic discuss कर लिया था, उसका information, introduction, what it is actually, क्या management होता है, क्यों करना चाहिए, that we have discussed. So today we'll move to the next part of this chapter that is कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हमने बात की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हमें फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? कि हम कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, कौन से सोर्सेज से प्रोक्योर करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जो हमारी अर्निंग्स होंगी, जो डिविडेंड्स होंगे, हम उन्हें कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दैट वी हैव डिस्कस कि वी हैव टू मैनेज ऑल सच थिंग्स. ठीक है, तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना, एक फ्रेमवर्क बनाना है ऑफ योर कैपिटल, कि जो मनी, जो पैसा हम रेज करेंगे, जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे, उसको हमें स्ट्रक्चर उसका फॉर्म करना है कि वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन से सोर्सेज आएगा, उसका रेशो कि कहाँ से कितना आना चाहिए, उसको हम एनालाइज करेंगे हर सिचुएशन में. ठीक है, तो व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली? कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय अ कंपनी. ठीक है, तो डेट एंड इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. दैट मीन्स कि जो फंड्स हम रेज कर रहे हैं, जो कैपिटल हम रेज कर रहे हैं, किन सोर्सेज से हमारे पास आ रही है, वी हैव टू सोर्सेज, डेट्स एंड इक्विटी. तो जो कंपनी जो डिफरेंट डेट्स और इक्विटी को यूज कर रही है, वो उसका स्ट्रक्चर है कि कितनी परसेंट उसके पास डेट्स हैं, कितनी परसेंट इक्विटी है. इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स फंड एंड डेट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड. ठीक है, ऑनर्स फंड और इक्विटी ये कौन से सोर्सेज होते हैं? दैट मीन्स आर शेयर्स, जो हमारे इक्विटी शेयर्स की हम स्पेशली बात करते हैं, और रिटेन अर्निंग्स, जो हमारा डिविडेंड का पार्ट दैट वी हैव रिटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर यूज और इन्वेस्टमेंट. और जब हम बोरोड फंड की बात करते हैं, दैट इज डेट, वो हमारा कहाँ से रेज होता है? लोन्स हम इशू कराते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स हैं, ये वो फंड्स हैं जो हमने रेज किए, हमारी कैपिटल है, बट दीज आर बोरोड फंड्स. तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा लगाया गया है, वो जहाँ से आया है, वो कितना ऑनर्स फंड है, अपना है, इक्विटी है, और कितना बोरोड फंड है. ठीक है, अब ये रेशो जब हम डिसाइड करते हैं कि कितना ऑनर फंड होना चाहिए या कितना बोरोड फंड होना चाहिए, ये डिपेंड करता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ठीक है, हम कहते हैं कि हर एक्टिविटी की, हर फीचर की कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कि अगर हम इक्विटी की बात करते हैं या डेट्स की बात करते हैं, तो दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स है, कि कहीं पे इक्विटी बेटर है, कहीं पे हमारे लिए बोरोड फंड्स बेटर है. क्यों? देखिए, जब हम इनको एनालाइज करते हैं डिफरेंट बेसिस पे, रिस्क और कॉस्ट की अगर हम बात करें, दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके रिस्क और कॉस्ट की बात करेंगे. एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा आता है जहां पर हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स की, और दूसरा आता है कंपनी का. तो जब कंपनी इक्विटी इश्यू करती है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी इज लेस रिस्की. ठीक है, क्योंकि वो ऑनर फंड है. इक्विटी के साथ आपको पता है, आपने अकाउंटेंसी में भी रीड किया है, कि जब इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, उनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उनके पास अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, बट स्टिल वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेस रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि हमें उन्हें डिविडेंड देने की या किसी भी तरीके की पेमेंट करने की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, हमारे ऊपर ऐसी बाउंडेशन नहीं होती. इक्विटी को सबसे लास्ट में हम डिविडेंड देते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कम रिस्की होते हैं, बट अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए ये रिस्की है, कि हो सकता है उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले, बट लॉसेस होते हैं, तो उन्हें वो लॉसेस शेयर भी करने पड़ते हैं. ठीक है, बट अगर कॉस्ट के टर्म में देखें तो कॉस्ट इनकी हाई होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन कंपैरिजन टू डेट्स. क्योंकि हमें पता है कि जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होता है, उसमें टैक्स रिडेम्पशन होती है, कि पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है. बट इक्विटी के केसेस में क्या होता है? जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किए होते हैं, अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है, पहले हम उस पर टैक्स पे करते हैं, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पे टैक्स पहले देना पड़ता है, तो ज्यादा देना पड़ता है. तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर हम कहें तो इक्विटी हमारे लिए ज्यादा कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू डेट्स, जो हमारे लिए कम कॉस्टली होते हैं. ठीक है, और रिस्क की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो रिस्की है डिबेंचर्स, या हम अगर डेट्स की बात करें, बोरोड फंड्स की बात करें. क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास कितनी भी अर्निंग हो, बट वी आर बाउंड टू पे द इंटरेस्ट. जो हमारे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, दैट वी हैव टू पे एनी हाउ. उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी
बेनिफिट नहीं है कि हम चाहे तो बाद में दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक इक्विटी। बट अगर डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए ये अच्छा है, उनका रिस्क कम है, क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे। तो इन बेसिस पे हम अपना एक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए इक्विटी और डेट का। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी। ठीक है, अब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं या डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो डिबेंचर्स इशू करते हैं, जो लोग पैसा देते हैं जहां से हम मनी बोरो करते हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेकर के या फिर हमारी गुडविल से कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर के, हमारे ट्रस्ट बिल्डअप करके हमें वो पैसा देना चाहते हैं। तो वी हैव टू डिसाइड दैट स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर पे हमारी फ्यूचर अर्निंग्स, हमारे प्रॉफिट्स डिपेंडेंट होते हैं। दैट वी विल डिस्कस कि हम ये स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऑप्टिमल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो जब हम अपने ऑप्टिमल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट इज द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी, दैट शुड बी ऑप्टिमल, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू मैक्सिमाइज हो, हमारी अर्निंग्स, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो। ठीक है, तो हम अपनी अर्निंग्स को अगर हम एनालाइज करते हैं या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा रेशियो कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम EBIT EPS एनालिसिस करते हैं। EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले हमारी क्या अर्निंग्स थी, एंड EPS इज अर्निंग पर शेयर। वी हैव टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ EBIT और EPS। ठीक है, हम यहाँ पर मेजर करते हैं कि हमारी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी थी, और अर्निंग पर शेयर दैट मींस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी पर शेयर होल्डर कितनी अर्निंग्स जा रही हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल इसको एनालाइज करेंगे, EBIT EPS एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम जज करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितनी इक्विटी कितने डेट्स होने चाहिए। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है EBIT EPS एनालिसिस का, जहां पर आपको विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल फिगर्स, इमेजिनरी फिगर्स, आपको अपना एक एग्जांपल शो करना होता है। कई बार गिवन होता है तो यू हैव टू प्रूव दैट कि हमारे लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने दो स्ट्रक्चर की बात की है, एक डेट फाइनेंसिंग है, इक्विटी फाइनेंसिंग है। यहाँ पर आपके डेट्स ज्यादा है, इक्विटी कम है, यहाँ पर इक्विटी ज्यादा है, डेट नहीं है। तो इसको हम जब एग्जाम्पल से समझेंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हमारी EPS और EBIT कब हाई होता है, कब लो होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करता है। और जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे या हमें लोन देंगे जहां से हम बोरो कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट, उनका इंटरेस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तब होगा जब हमारी अर्निंग अच्छी होंगी, अर्निंग पर शेयर अच्छी होगी। ठीक है, ये हमारी अर्निंग्स हैं जिसमें इक्विटी स्ट्रॉन्ग होगी जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिबेंचर्स जिनसे हम इशू करेंगे, जो हमारे डिबेंचर्स पे परचेज करेगा, हमें पैसा देगा, उसका इंटरेस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तब बढ़ेगा जब हमारा इक्विटी स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारा बेस ही वीक है तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी हमें पैसा देने वाला हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले हमारी अर्निंग्स देखना चाहेगा कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम उसको पे बैक कर सकें या नहीं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी। देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हम देख रहे हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, एक्स कंपनी और वाई कंपनी। एक्स कंपनी में आप देख रहे हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल विद द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर 10 रुपी, हमारे पास 10 लाख की कैपिटल है, 10 रुपी का शेयर है, तो दैट मीन्स 1 लाख शेयर्स हैं हमारे पास जो सिर्फ इक्विटी है। इस कंपनी में कोई डिबेंचर्स इशू नहीं हुआ है, इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही सोर्स है दैट इज इक्विटी। और अगर हम वाई कंपनी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक रेशियो है इक्विटी और डेट का, जहां पर इक्विटी हमारे 4 लाख है, दैट मीन्स 10 का हो गया तो 40,000 शेयर्स, और डिबेंचर्स हमारे 6 लाख के, 10% पे हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 6 लाख के हमारे पास डिबेंचर्स हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर सिर्फ इक्विटी है और ऐसा जिसमें इक्विटी और डेट्स दोनों हैं, दोनों की ही कैपिटल 10 लाख है। ठीक है, पैसा दोनों के पास बराबर है बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अब हमने यहाँ देखा है
कि दोनों की कैपिटल 10 लाख थी और हमने ये माना है कि सपोज दोनों का EBIT 2 लाख है, दोनों की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अभी ना हमने इंटरेस्ट पे किया ना टैक्स पे किया, हमारी अर्निंग है 2 लाख रुपीस और टैक्स हमारा 30% है। दिस इज आर अजम्पशन, हमने यहाँ पर माना है और इस बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। अब जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम ये देखते हैं कि एक्स कंपनी के पास भी 2 लाख रुपीस है जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वाई कंपनी के पास भी 2 लाख रुपीस है। तो सबसे पहले हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पे करना है। इनके पास तो कोई डेट्स थे ही नहीं, हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना। इनके पास 6 लाख के हमारे डिबेंचर्स थे, क्योंकि वो 10% पे थे तो 60,000 हमें 10% उसका इंटरेस्ट पे करना है। अब 2 लाख में से इनके पास तो 2 लाख रिमेन है और इनके पास 2 लाख में से 60,000 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, दे आर लेफ्ट भी विद 1,40,000। अब आप सोचोगे कि इनके पास तो अभी भी ज्यादा अर्निंग्स हैं, इनके पास अर्निंग्स कम हो गई, तो ये कैसे बेटर हो सकते हैं। अभी हमें लग रहा है कि हमारी एक्स कंपनी बेटर है जिनके पास सिर्फ इक्विटी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब हमें टैक्स पे करना है। मैंने आपको बताया था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करते हैं, पहले इंटरेस्ट जाता है उसके बाद टैक्स जाता है। 30% हमारा टैक्स है, तो 2 लाख पे जब हम टैक्स पे करेंगे 2 लाख का 30% 60,000 हमारा टैक्स जाएगा। और जब हम वाई कंपनी की बात करेंगे तो 1,40,000 पे हमारा टैक्स जाएगा, दैट विल बी 42,000। 30% टैक्स दोनों ने पे किया। नाउ एक्स कंपनी इज लेफ्ट विद 1,40,000 एंड वाई कंपनी इज लेफ्ट विद 98,000 रुपीज, ठीक है। अब इनके पास, किसके पास पैसे ज्यादा है, इनके पास कम है, ठीक है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि एक्स कंपनी के पास तो ज्यादा अर्निंग्स है, वाई कंपनी के पास कम है। अब हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो एक्स कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ इक्विटी इशू किया था, और वाई कंपनी के 40,000 शेयर्स हैं क्योंकि उन्होंने डिबेंचर्स और इक्विटी दोनों का एक रेशियो लिया था, एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर लिया था। अब जब हम 1,40,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर, हर शेयर होल्डर के पास कितनी अर्निंग आएगी पर शेयर 1.40। और अगर हम वाई कंपनी की बात करें तो 98,000 डिवाइडेड बाय 40,000, इनके पास अर्निंग पर शेयर कितनी आएगी 2.45। दैट मीन्स कि अगर हम एक्स और वाई कंपनी को कंपेयर करें और अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर एक्स कंपनी में कम है जिसमें सिर्फ इक्विटी इशू थे या फिर इक्विटी बेस्ड कंपनी थी, बट वाई कंपनी जहां पर एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर था, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर ऑफ डेट एंड इक्विटी, यहां पर अर्निंग पर शेयर हमारी ज्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस हम ये क्लियर करते हैं कि दोनों कंपनी की जो कैपिटल थी वो सेम थी, दोनों कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम था, बट स्टिल क्योंकि वाई कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो ऑप्टिमल था, उनकी अर्निंग पर शेयर वाई कंपनी की ज्यादा अच्छी थी एज कंपेयर टू एक्स। बट ये सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती। अब यहाँ पर वाई कंपनी बेटर थी क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऑप्टिमल था और उनकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अच्छी थी। अगर आपकी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लो है तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपका डेट इक्विटी का जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल ना हो और अर्निंग पर शेयर्स अच्छी ना हो। तो दैट वी हैव टू एनालाइज इन एवरी सिचुएशन। यहाँ पर हमने 2 लाख रखा, अगर हम उस 2 लाख को कम करके 1,60,000, 70,000, 80,000 के बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपना एक EBIT EPS एनालिसिस करें कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप कम लेकर के एक स्ट्रक्चर डिसाइड करें, दो कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी पे ट्रेड करने से क्या बेनिफिट होता है और एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा आउटपुट दे सकता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस तरीके से हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं, क्या डिसीजंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेने जरूरी होते हैं और कैसे वो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ओके, होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यस, गो फॉलो एंड स्टे ट्यून्ड।